नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कबीर। शुरुआत हेडलाइंस से। ईवीएम पर जल्द होगी सर्वदलीय बैठक, मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान। कहा, चुनावों में वीवीपैट से बढ़ाई जाएगी पारदर्शिता। प्रधानमंत्री की 3 तलाक पर राजनीति न करने की सलाह। कहा, महिलाओं को हक दिलाने के लिए आगे आए मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग। विपक्ष ने बताया कथनी और करनी में फर्क। कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हो सख्ती, वित्त मंत्री का प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश। आयकर रिटर्न न भरने वाली 9 लाख कंपनियों पर नजर। कश्मीर में बहाल हुआ मोबाइल इंटरनेट, 2 सप्ताह से था प्रतिबंध। फेसबुक और व्हाट्सएप समेत 22 वेबसाइटों पर पाबंदी बरकरार। उत्तर कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण, अमेरिका ने बताया असफल। तनाव घटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में मिले चीन और अमेरिका के विदेश मंत्री। ईवीएम मसले पर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग जल्द ही राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उनकी शिकायतों को दूर करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के मुताबिक आयोग राजनीतिक दलों के सामने ईवीएम के निष्पक्ष होने के सबूत रखेगा। देश में ईवीएम की विश्वसनीयता पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के मुताबिक आयोग जल्द ही इस मसले पर तमाम राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा। बैठक में राजनीतिक दलों को ये बताया जाएगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन जल्दी ही एक ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, जिसमें ईवीएम के बारे में उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमारी ईवीएम नॉन टेम्परेबल हैं, सिक्योर्ड हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सेफगार्ड्स के अंतर्गत। और दूसरा एक चैलेंज के बारे में भी इलेक्शन कमीशन प्लान कर रहे हैं। इनका टाइम टेबल अभी वर्कआउट हो रहा है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में नसीम जैदी ने कहा कि चुनाव आयोग आने वाले हर चुनाव में वीवीपीएटी की सुविधा देने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल सितंबर तक 15 लाख वीवीपीएटी मशीनें तैयार हो जाएंगी। सितंबर 2018 तक जो हमारे 15 लाख के करीब वीवीपैट हैं उनका निर्माण हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी में है। हम देश की जनता को अपने पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों के यूज़ के बारे में एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाएंगे, शिक्षा का कैंपेन चलाएंगे, ताकि वोटर्स खुद अपना वोट देखें कि जो बटन उन्होंने दबाया वो बटन सही जगह उनके कैंडिडेट और उनके सिंबल को गया या नहीं गया। हाल ही में करीब 16 राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। पार्टियों की मांग थी कि आने वाले चुनावों में आयोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की व्यवस्था बहाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक पर राजनीति न करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के समाज सुधारक महात्मा बसवेश्वर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। विपक्ष ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, तो ऐसी टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 तलाक पर मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को महिलाओं के हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही हैं, जो बीत रही हैं, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। इन दलों का कहना है कि पहले सरकार अपनी कथनी और करनी एक करे और फिर किसी को सलाह दे। बसवेश्वर खुद ही ने कहा, नोडदंते नडियेबेकु, यानी जैसा कहते हो वैसा चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कहना बसवेश्वर का, चलना तो आरएसएस का। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके बारे में बोलते हैं, वो मुस्लिम महिलाओं की तरफ उनके अधिकारों के लिए नहीं सोच रहे हैं। वो केवल एक राजनीतिक तुच्छ समझ को लेकर किसी कम्युनिटी को किस रूप में हम और इसको अलग थलग करें, वो रवैया है उनका। दूसरों के लिए सुधार की बात कह रहे हो, तो जैसे आपके यहाँ आप कह रहे हो कि धीरे धीरे सुधरेगा,
वैसे वहां भी धीरे धीरे सुधरेगा। और जब कोर्ट में है केस तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पोस्ट पे वो बोलेगा, तो ये तो वाजिब बात नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने लंबित है। पीठ जल्द ही इस पर सुनवाई कर इसकी वैधानिकता पर फैसला देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार की है। ट्विटर पर जारी एक संदेश में उन्होंने कहा कि वो गलतियों पर आत्मचिंतन कर उन्हें सुधारेंगे। हालांकि विरोधी दलों ने उनकी मंशा पर एक बार फिर सवाल खड़े किए। ट्विटर पर जारी अरविंद केजरीवाल के संदेश से सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संदेश में एमसीडी चुनाव के बाद पहली बार हार स्वीकार की। उन्होंने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और ये वक्त काम करने का है, बहाने बनाने का नहीं। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि उनसे भूल हुई। पार्टी के मुताबिक हार की समीक्षा हर स्तर पर की जा रही है। आज हमारे विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि जितना काम 2 साल में दिल्ली सरकार ने किए हैं उतना आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। लेकिन वो कम्युनिकेशन कहाँ मिस हुआ है कि आम आदमी तक वो बात पूरी नहीं पहुंची है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा जो है, साथ साथ ही जो पूरे जो नेतृत्व है, जो पदाधिकारी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनसे खुले मन से बात हो रही है और एक ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि जिससे कि हम जो सपना लेकर के देश में एक बदलाव के लिए दिल्ली में ये मॉडल खड़ा हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार का, वो उस पर सफलतापूर्वक काम कर सके। हालांकि विरोधी दल उनकी इस दलील से इत्तेफाक नहीं रख रहे। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने माफी मांगने में बहुत देर कर दी। बीजेपी के मुताबिक केजरीवाल जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं। लगातार जानबूझ की गलतियां करते हैं और माफी मांगने का स्टंट करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे झूठे और धोखेबाज, बार बार गिरगिट जैसा रंग बदलने वाले व्यक्ति के माफी पे विश्वास दिल्ली नहीं कर सकती। अब तो उनके लोगों का ही आम आदमी पार्टी पे उन पे विश्वास नहीं रहा, तो फिर लोग क्या विश्वास करेंगे। और ये भी एक नया ड्रामा है, नया स्टंट है। वहीं कांग्रेस ने इसे मजबूरी में दिया गया बयान करार दिया है। कांग्रेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी में असंतोष को देखते हुए केजरीवाल ने एक तरफा बयान जारी किया। अब मजबूरी है चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि उनको लग रहा है कि अंदर बड़ा असंतोष है, ऐसा ना हो पार्टी टूट जाए मेरी। तो आखिर में वन साइडेड ट्वीट करके बोले हैं वो, अपने कोलीग के साथ बैठकर फिर नतीजे पे आते हैं ना कि हम सब मिलकर ये सोच रहे हैं कि नहीं वाकई में गलती हुई है। गलती आपके काम में हुई है, आपकी सोच में गलती हुई है, आपने दिल्ली वालों के साथ धोखा करा, उसके नतीजे हैं ये। हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी 270 में से 48 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। उससे पहले हुए पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाईं। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन पार्टी के भीतर भी असंतोष सामने आया। कुमार विश्वास, अलका लांबा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कानून का सख्ती से पालन कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि एजेंसी को दंडात्मक शक्तियों का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कानून तोड़ने वालों को सख्त संदेश मिले। वित्त मंत्री प्रवर्तन दिवस पर एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून की कड़ाई से पालन होने पर राजस्व में बढ़ोतरी होगी और अगर ऐसा नहीं होता तो इससे जनहित का नुकसान होता है। वित्त मंत्री ने गड़बड़ियों को पकड़ने में नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं राजस्व सचिव ने कहा कि करीब 8-9 लाख कंपनियां सालाना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करती हैं और इनकी अब निगरानी की जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी महासचिव गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से किए वादों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कई लोग खेतीबाड़ी पर आयकर लगाने का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप ये भी लगाया कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से किसानों पर टैक्स लगाने की जुगत में है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि डीजल पर अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर पहले ही सरकार ने किसानों का बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने तमिलनाडु किसानों के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि समूचे देश में किसानों की हालत खराब है और ऐसे में अगर केंद्र सरकार किसानों पर नया कर लगाती है
तो वो आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली किसानों पर कर लगाने की बात से इनकार कर चुके हैं। किसानों की जो लागत आती है अनाज पैदा करने में, उतना पूरा पैसा उनको दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाएगी और उस पे 50% और दिया जाएगा प्रॉफिट की शक्ल। लेकिन सत्ता में आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी उसका उल्लेख नहीं किया। उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में बड़ा फेरबदल हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करीब 400 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिनमें से आधे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश यानी एडीजे स्तर के अधिकारी हैं। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक स्थानांतरित किए गए न्यायिक अधिकारियों में 199 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं। ये सब नियमित अदालतों में काम करते हैं। इसी रैंक के अन्य 8 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला किया गया है, जो फास्ट ट्रैक अदालतों में हैं। तबादले का ज़्यादा असर झांसी, बांदा, मुरादाबाद, सीतापुर जैसे ज़िलों में हुआ। इनमें से हर ज़िले में 6 एडीजे हैं, जिन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। लखनऊ, मेरठ, मैनपुरी, बिजनौर और हमीरपुर से 5-5 एडीजे को स्थानांतरित किया गया है। गरीबों और निरक्षर लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलने पर देश के मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली में पैरालीगल वॉलंटियर्स के महत्व से जुड़े एक कार्यक्रम में उन्होंने बात कही। मुख्य न्यायाधीश का मानना है कि गरीबों की सेवा परम कर्तव्य है, जिसे पैरालीगल वॉलंटियर्स अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने और उसे सुगम बनाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही। उनके मुताबिक बदलते वक्त के हिसाब से न्यायिक व्यवस्था में बदलाव होने चाहिए और तकनीक के इस्तेमाल से इसे और इसमें तेजी लाई जा सकती है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आर्मेनिया और पोलैंड के दौरे को सफल बताया है। स्वदेश वापसी के दौरान विशेष विमान में उन्होंने दोनों देशों के साथ बेहतर रिश्तों का जिक्र किया, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आर्मीनिया और पोलैंड के साथ भारत के बेहतर रिश्तों का जिक्र करते हुए इसे और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। 2 देशों के दौरे से वापस लौटते हुए विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से हुई मुलाकात और बातचीत को सकारात्मक बताया। There were 2 friendly countries where we were able to regenerate interest in each other's existence and in cooperation. It is true of Armenia also, a small country, but a very, very friendly country traditionally to us. There are little things that we need to do which have been done and will continue to be done. उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत को मिले सहयोग का भी आभार जताया। आतंकवाद को विश्व शांति के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए उपराष्ट्रपति ने इसके खिलाफ साझा रणनीति पर जोर दिया। The dimensions of the problem are understood by everyone, whether it is England, Belgium, France, Poland, Germany, or our own problems, or Indonesia, or Malaysia, any country. Terrorism has become like a pandemic. It is affecting every society. उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत और आर्मीनिया ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वहीं पोलैंड के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए करार किया गया। दोनों देशों ने माना कि खनन, रक्षा और उड्डयन क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उम्मीद जताई है कि द्विपक्षीय वार्ता और बढ़ते आर्थिक सहयोग की वजह से पोलैंड और आर्मेनिया से भारत के रिश्तों में और मजबूती आएगी। वॉर्सो से नई दिल्ली ऑन बोर्ड कैमरा पर्सन्स अनिर्बान और संजय के साथ ही सहयोगी अमृता राय के साथ मैं कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद दूसरी बार गोरखपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इलाके के विकास कामों की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 1 महीने के भीतर वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार देंगे।
उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के हक के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों की भी आलोचना की। अपराध और अपराधी कोई भी होगा, प्रदेश सरकार कानून के दायरे में कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी और इस दिशा में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जीने का अधिकार प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का है और सुरक्षित रहने का भी अधिकार है। उनके इस अधिकार को प्रदेश सरकार दिलाने के लिए कृत संकल्पित है और इस दिशा में हम लोगों ने अपनी पहल प्रारंभ की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 95 दिनों की देशव्यापी यात्रा की शुरुआत जम्मू कश्मीर से की है। अमित शाह आज यात्रा की शुरुआत के लिए जम्मू पहुंचे। इस यात्रा का मकसद 2019 तक देश भर में पार्टी की जड़ें मजबूत करना है। जम्मू पहुंचने पर उन्होंने पार्टी सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में जारी कानून व्यवस्था की चुनौतियों के बीच उनका सूबे में पहुंचना अहम माना जा रहा है। इस मसले पर सत्ताधारी पीडीपी और बीजेपी के बीच मनमुटाव के लिहाज से भी दौरा अहम बताया जा रहा है। कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 2 सप्ताह से ये सेवा घाटी में बंद थी। छात्रों के प्रदर्शन के बाद 17 अप्रैल को इन पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे 22 वेबसाइट और ऐप पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इन पर रोक 4 दिन पहले ही लगाई गई थी। प्रशासन का आरोप है कि इन साइट्स के जरिए भड़काऊ संदेश को फैलाया जा रहा है। कांग्रेस ने कर्नाटक और गोवा का प्रभार नए नेताओं को सौंपा है। केसी वेणुगोपाल कर्नाटक के प्रभारी बनाए गए हैं। गोवा का प्रभारी ए चेल्ला कुमार को बनाया गया है। पहले इन दोनों राज्यों की जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के पास थी। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार को इस साल जापान के स्प्रिंग इंपीरियल डेकोरेशन सम्मान के लिए चुना गया है। ये सम्मान व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। दिसंबर 2013 में अश्विनी कुमार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जापान पर विशेष दूत भी रह चुके हैं। उन्होंने उस वक्त जापान के राजा की भारत यात्रा को सफल बनाने के लिए खास प्रयास किए थे। 9 मई को उन्हें जापान में सम्मानित किया जाएगा। दक्षिण भारत में लू का प्रकोप जारी है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई इलाकों में लोग गर्म हवाओं से बेहाल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तेलंगाना के आदिलाबाद, रामागुंडम, खम्मम और नलगोंडा में रिकॉर्ड 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। उधर बिहार में भी गर्मी परेशानी का सबब बनी हुई है। गया जिला आज सबसे ज़्यादा गर्म रहा। यहाँ पर पारा 42.7 डिग्री रहा। राजधानी पटना में ये 40 डिग्री के पार गया। कोरियन प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दावा किया कि ये परीक्षण असफल रहे हैं। हालांकि अब तक उत्तर कोरिया की ओर से इस पर कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दावा किया कि शनिवार सुबह उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को अंजाम दिया है। माना जा रहा है कि राजधानी प्योंगयांग के पास बुकचांग क्षेत्र से ये मिसाइल दागी गई। अमेरिका का दावा है कि जापान सागर तक पहुंचने में ये मिसाइल असफल रही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया चीन की भी नहीं सुन रहा। दक्षिण कोरिया और जापान में इस खबर से खलबली मची हुई है। 네, 북한의 무력 도발에 대한 국제사회의 규탄 목소리가 높아지는 가운데 오늘 새벽 북한이 또다시 탄도미사일을 발사했습니다. जापान और दक्षिण कोरिया ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया अपनी आदत से बाज नहीं आता तो आने वाले दिनों में उसे कड़ी दंडात्मक कार्रवाई से गुजरना होगा। जापान ने इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों का खुला उल्लंघन बताया है। 북한 정권이 이처럼 전 세계를 상대로 불장난을 지속하면서 비핵화를 거부하는 한 유엔 안보리 등 다양한 차원의 강력한 징벌적 조치에 직면하게 될 것임을 今回の北朝鮮による弾道ミサイルの発射は国連安保理決議等に違反するものであります。我が国としては直ちに北京の大使館ルートを通じて
माना जा रहा है कि अप्रैल में उत्तर कोरिया का ये तीसरा असफल परीक्षण है। कोरियन प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि शांति बहाली की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की दरकार है। We need to avoid miscalculation and misunderstanding. We need to act now to prevent conflict and achieve sustainable peace. इससे पहले चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात की। अमेरिका उत्तर कोरिया पर सख्त कदम उठाने की बात कर रहा है, लेकिन चीन और रूस का साफ कहना है कि वो किसी भी सैन्य कार्रवाई के विरोध में है। 是坚持对话谈判解决的道路，武力解决不了问题，反而会造成更大的灾难。对话谈判是唯一的出路。 संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षण पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का भी सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि उनका 100 दिन का कार्यकाल अमेरिका के इतिहास का सबसे शानदार कार्यकाल है। ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने आज 100 दिन हो रहे हैं। शुक्रवार को पेंसिल्वेनिया में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 14 हफ्तों में उनके प्रशासन ने कई बड़े बदलाव किए। उनका प्रशासन नौकरियां वापस लाने में सफल रहा। अमेरिकी कंपनियां अब देश में रुकना चाहती हैं और देश के लोगों को काम पर रखने को तैयार हैं। ट्रंप के मुताबिक उनके कार्यकाल में देश की जीडीपी में इजाफा हो रहा है। इसी साल 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति की पद की शपथ ली थी। I truly believe that the first 100 days of my administration has been just about the most successful in our country's history. Most importantly, we're bringing back jobs. You ask the people of Michigan, you ask the people of Ohio, you can ask the people of Pennsylvania, see what's happening, see the car companies come roaring back in. They don't want to leave. They want to stay here. They want a piece of the action. Our country is going up and it's going up fast. Our companies are doing better. नेपाल और चीन जल्द ही सीमा पार रेलवे लाइन के लिए करार करेंगे। उप प्रधानमंत्री कृष्ण बहादुर महारा ने इसका ऐलान किया। ये लाइन राजधानी काठमांडू को चीन के केरुंग से जोड़ेगी और हिमालय की पहाड़ियों से गुजरेगी। नेपाल सरकार ने इसे चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। उप प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे नेपाल के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। चीन दौरे के दरमियान नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और पुचन ने परियोजना में शामिल होने का भरोसा दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने विदेश मामलों पर विशेष सहायक तारिक फातमी को बर्खास्त कर दिया है। डॉन लीक मामले पर यह कार्रवाई की गई है। नवाज शरीफ ने जांच समिति की सिफारिश पर यह कार्रवाई की है। समिति ने रिपोर्ट लीक होने के लिए फातमी को जिम्मेदार माना था। समिति में आईएसआई के साथ सैन्य खुफिया विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। दरअसल पिछले साल राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई और डॉन में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने सेना पर आरोप लगाया था कि वो कुछ आतंकी संगठनों पर कार्रवाई में बाधा डाल रही है। सरकार ने लीक में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन सेना का दावा था कि यह खबर उनकी छवि को खराब करने के लिए लीक की गई है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने एकजुटता की मिसाल दिखाते हुए ब्रेक्जिट वार्ता के लिए गाइडलाइन को स्वीकार कर लिया है। 2 साल तक चलने वाली ब्रेक्जिट प्रक्रिया के लिए यह अहम पड़ाव है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने सर्वसम्मत से गाइडलाइन को मंजूरी दी। यूरोपियन काउंसिल के मुख्यालय ब्रसेल्स में बुलाए गए विशेष सम्मेलन में इसका फैसला लिया गया। जब से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट के लिए औपचारिक आवेदन किया, उसके बाद से पहली बार यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने बैठक की है। ये पहला मौका है जब ब्रिटेन के बिना यूरोपीय यूनियन की बैठक हुई। हालांकि ब्रिटेन के साथ व्यापार के मुद्दे पर यूनियन का क्या रुख होगा, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। बैठक में तय हुआ कि जब तक ब्रिटेन नागरिक अधिकार, उत्तरी आयरलैंड और एग्जिट बिल पर यूरोपीय यूनियन की शर्तें नहीं मानता, तब तक इस दिशा में बातचीत नहीं होगी। We all want a close and strong future relationship with the UK. There's absolutely no question about it. But before discussing the future, we
we have to sort out our past, and we will handle it in genuine care, with genuine care, and but firmly. This is, I think, the only possible way to move forward. खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।